ठीक है, तो कुछ वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग से साथ अटैच है, मास m, बॉल है। ठीक है, ये पर्सन जो है इसको जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो और धीरे धीरे जो है इसको ऊपर पुल कर रहा है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आप जो है वो 0 कंसीडर कर सकते हो, और ये बहुत लोवेस्ट पॉइंट से उठ के ऊपर जा रहा है। ओके, और ये जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, वो जो है रफ सरफेस है और उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। तो बताना है कि ये जो टेंशन लग रही होगी तो ये वर्क डन बाय टेंशन क्या होगी। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय टेंशन। तो कहाँ से कहाँ तक ले जाने से, इस पॉइंट से, इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ले जाने में बताना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, टेंशन। ठीक है, ओके, तो इसका सिंपल सा जो फंडा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस देख लेते हैं। तो कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी अगर इस एम पे देखें, तो एक तो इस पे नीचे mg लग रहा होगा, टेंजेंशियल ऊपर टेंशन मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, जस्ट फॉर एग्जांपल जब वो किसी भी एंगल थीटा पे था, कहाँ से, यहाँ से मान ले यहाँ पे था, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका जो है वो थीटा था, और वो ये मास m यहाँ पे था, बॉल यहाँ पे थी। तो टेंशन जो है वो टेंजेंशियली लग रही होगी, हमेशा ही इसको अलोंग द सरफेस खींच रही होगी, तो टेंशन इधर लगेगी t। फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे लग रहा होगा। ठीक है, mg जो है वो स्ट्रेट डाउन नीचे लग रहा होगा, mg। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ये mg sin थीटा, तो ऊपर नॉर्मल भी mg sin थीटा के इक्वल होगा, तो नॉर्मल जो है वो mg sin थीटा के इक्वल है। फ्रिक्शन जो वो कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो म्यू एन होगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये मूव कर रहा है। ओके, तो ये म्यू mg sin थीटा। अब जो है मान लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब टेंशन की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, ये वेरी करेगी, ये फ्रिक्शन प्लस mg cos थीटा के इक्वल होगी, तो फ्रिक्शन भी थीटा के साथ वेरी करेगा, mg cos थीटा भी थीटा के साथ वेरी करेगा, तो t भी वेरी करेगा। ओके, तो लेकिन मुझे पता है कि वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू 0, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे भी ये रेस्ट पे था, इस पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे भी रेस्ट पे है। ठीक है, धीरे धीरे ले गए नेग्लिजिबल वेलोसिटी, तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब वर्क डन बाय टेंशन मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी जो है हमेशा डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो वो अपवर्ड है, कितना हाइट r, तो माइनस mgr हो जाएगा, है कि नहीं। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgr इक्वल टू 0। अब जो कैलकुलेट करना है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, मान लेते हैं ये स्मॉल एंगल डी थीटा आगे चला गया, यहाँ से ये जो है वो स्मॉल एंगल डी थीटा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी मूव किया, ये आर डी थीटा, है कि नहीं। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर डी थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस एफ आर डी थीटा। नेगेटिव होगा क्योंकि एफ जो है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो है उस डायरेक्शन में है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। f क्या है, म्यू mg sin थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन म्यू mg sin थीटा आर डी थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जब लोवेस्ट पॉइंट पे था तो उस टाइम पे जो है थीटा 0 डिग्री था, और फाइनली जो है थीटा 90 हो जाएगा, तो 0 से π/2। ओके, तो अगर ये हम सॉल्व करें तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो म्यू mgr बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा और 0 से π/2। तो
तो पाई बाई 2 0 0 माइनस, तो माइनस म्यू एम जी आर। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होना चाहिए था, और है नेगेटिव है। तो उस केस में यहाँ देख लेते हैं, ये वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो माइनस म्यू एम जी आर है, तो माइनस म्यू एम जी आर इक्वल माइनस एम जी आर इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या आ गया, ये उधर जाएगा मेरे ख्याल से, म्यू प्लस 1 एम जी आर। तो टोटल वर्क डन जो है वो म्यू प्लस 1 एम जी आर, वर्क डन बाय टेंशन। ओके, तो ऐसे फाइंड आउट करना है। वैसे एक जो है वो मैं आपको बोनस पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना हो तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड क्या है कि अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है, कैसा भी, मान लो ये ऐसे है, कैसा भी है, ये उबड़ खाबड़ जो भी है, और यहाँ से ये जो है मास m है, और इसको हम धीरे धीरे टेंजेंशियल फोर्स, हमेशा जो है फोर्स टेंजेंशियल है, और इसको हम धीरे धीरे स्लाइड करके ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, और यहाँ से जो है बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ ले गए तो उस केस में ये हाइट h कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता, तब तक ये वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ये वैल्यू मान लो लेंथ l है, तो हाइट पे डिपेंड नहीं करता आप कितनी ऊपर ले गए, ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। और कितना होता है, ये होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो सिंपली माइनस म्यू एम जी एल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, इसका प्रूफ ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, जैसे तो हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिया, ऐसे भी निकाल सकते थे ना। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ गए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी गए, आर, तो माइनस म्यू एम जी आर, यही होना चाहिए था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वही वैल्यू आई है, माइनस म्यू एम जी आर है कि नहीं। यहाँ से यहाँ जाने पे आर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो माइनस म्यू एम जी आर, यहीं पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिपेंड करता है कितना होता है, और म्यू एम जी एल है। प्रूफ भी इजी है, आप किसी भी एंगल इस पे थीटा कंसीडर कर सकते हो। कहने का मतलब प्रूफ के लिए क्या है कि आप मान लो किसी भी डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस डी एस गए, तो उस केस में ये मान लो एंगल थीटा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन का, तो वो हो जाएगा सिंपली माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है एंगल मास m पे, तो एम जी नीचे लग रहा होगा, तो नॉर्मल जो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसमें सिंपली जो है वो जो टर्म है वो कांस्टेंट आ जाएंगे, और ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब देखो डी एस कॉस थीटा है क्या, ये डी एस है, ये थीटा है, तो डी एस कॉस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने क्या करना है कि हर डिस्प्लेसमेंट में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, और ऐसे ही सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर देने हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, तो सभी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी एल। ठीक है, तो इसलिए सिंपली म्यू जी हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो ये क्वेश्चन था। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है, बताना है कि फोर्स आपको गिवन है, ठीक है, ये इस टाइप का फोर्स है वाई आई कैप प्लस 3 वाई जे कैप। उसको ना पार्टिकल को हम ले गए, उस पर इतना फोर्स अप्लाई किया, और उसको हम ले गए -30 से 30। तो ये जो पॉइंट है उसको हम यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, 2 डायमेंशन में, और पाथ जो था वो था y = x² - 9, मतलब इस पैराबोला के अलोंग ले गए। अगर कहने का मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे है, तो ये पैराबोला का ये पोर्शन है, तो ये जो है वो -3 है, ये 3 है, तो -30 स्पेसिफिक 30। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गए इस पाथ के अलोंग। तो बताना है कि फोर्स वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा। तो सिंपली जो कुछ नहीं है, तो वर्क डन जो है हम सिंपली F.dr का इंटीग्रेशन करते हैं, यही है। तो मैग्नीट्यूड बताना है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स ओके। तो F जो है ये वाई आई कैप प्लस 3 वाई जे कैप है, डॉट डी आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये सिंपली डी एक्स वाई है, तो आई आई, तो ये वाई डी एक्स,
और कहाँ से कहाँ, और प्लस जो है वो हो जाएगा 3y/dy। ओके, तो x की वैल्यू वेरी करें तो dx है, तो यहाँ तो y है, y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, वो x² - 9 है। y/dy तो अगर x की लिमिट रखें तो x तो जो है वो -3 to 3 जो है वो वेरी करेगा, तो x की लिमिट -3 to 3 है, लेकिन y जो 0 to 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ x रखेंगे जो कि हमें गिवन है, तो x² - 9 है, तो ये हो जाएगा x² - 9 dx और -3 to 3। तो इसको इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो, तो ये जो वर्क डन आएगा ये सिंपली -36 जूल आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो मैग्नीट्यूड जो है वर्क डन का वो 36 जूल होगा। ये मोड ऑफ W है। ओके, और यही हमसे जो है वो पूछा था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है कि एक मास m का ब्लॉक रखा है, छोटा सा ब्लॉक है, मतलब डायमेंशन काफ़ी नहीं है इसके, नेग्लिजिबल डायमेंशन कंसीडर कर सकते हो, कंपैरिजन टू रेडियस, तो इसकी रेडियस जो है वो r है। तो गिवन है नहीं गिवन है वो भी डिपेंड नहीं करता, तो इसका मास जो है वो भी गिवन नहीं है। बताया गया है कि ये जो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसको हम आगे ले गए एक्सेलरेशन 2g के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो है यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो है स्लाइड कर सकता है, ठीक है, तो स्लाइड करके ये मान लो यहाँ चला जाएगा। ओके, तो बताना है कि मैक्सिमम थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ब्लॉक का। ओके, तो क्वेश्चन समझ आया, तो ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखो। जो आंसर जो है वो है इसका मेरे ख्याल से 2tan−2, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है। ट्राई करो क्या आ रहा है, और जिसका आया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है क्या कि मान लो मास m है, तो अब यहाँ से यहाँ अगर मैं इसके फ्रेम में चला जाऊँ, तो उसके फ्रेम में इनिशियली रेस्ट पे था ब्लॉक और फाइनली भी रेस्ट पे होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा अगर हम इसके शेल के ही उसमें चले जाएं रेफरेंस फ्रेम में। लेकिन सेल का रेफरेंस फ्रेम जो है वो एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है, तो हमें सूडो फोर्स भी एक्सर्ट करनी होगी, तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट, और ये इस डायरेक्शन में लगेगी कितनी 2mg है कि नहीं, और नीचे क्या लग रहा है mg, ये तो रियल फोर्स है जो लग रही है, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल तो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है इस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय mg क्या, सूडो फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, तो लिख लेते हैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू 0, तो यही होना चाहिए। वर्क डन बाय सूडो फोर्स के साथ सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में, ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये अगर रेडियस r है तो ये लेंथ जो r साइन थीटा हो जाएगी, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स क्या हो जाएगा 2mg r साइन थीटा। ओके, अब जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख ले, तो वर्टिकल में जो है ये ऊपर गया है ब्लॉक, है कि नहीं, और ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव होगा, और ये हाइट कितनी होगी देख लेते हैं, ये टोटल r है, और ये पोर्शन जो है इस ट्रायंगल का r cos थीटा है, तो टोटल में से r cos थीटा माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, और ये कितना है r माइनस r cos थीटा। ओके, तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस ऑफ mg r1 माइनस cos थीटा, है कि नहीं, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करके देखें तो आ जाएगा यही आंसर जो आ जाएगा, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से mg r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आप लिख सकते हो। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2, ये साइन थीटा है तो इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके,
ऐसे ही कॉस थीटा को आप लिख सकते हो +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो है वो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन सूडो फोर्स से कर रहे हैं, सूडो फोर्स के एप्लीकेशन से हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे जो सूडो फोर्स के एप्लीकेशन से करने होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है। मान लें अपने पास जो है वो ब्लॉक है, एक स्मॉल मास m है, एक कैपिटल मास m है। कैपिटल मास m पे जो है फोर्स F अप्लाई किया गया, सरफेस जो स्मूथ है, ठीक है। तो फोर्स F अप्लाई किया गया कैपिटल मास m पे, और इसका जो है फोर्स कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का k है। तो मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है ना। जब ये चलने लगेंगे तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है। तो कईयों को लगेगा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन उतना होगा जब ये चलना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। तो kx जो है वो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो उसमें कोई बात बनती नहीं है। चलो ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। करना क्या है, ऐसे प्रॉब्लम जो सोल्व करने हैं वो करने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखें तो टोटल सिस्टम का मास है m + m और टोटल एक्सटर्नल फोर्स है F। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उस केस में जो है तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा F डिवाइडेड बाय कैपिटल M बाय M। तो टोटल मास जो है, टोटल नेट फोर्स F है, तो टोटल मास जो है वो कैपिटल M बाय स्मॉल m है। तो इस सेंटर ऑफ मास के साथ इस एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें, किसके फ्रेम में, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ओके। तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो ये स्मॉल मास m वो अब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, जो ACM से आगे जा रहा है सेंटर ऑफ मास। तो उस केस में उसके फ्रेम में देखेंगे तो ये सूडो फोर्स दोनों पे लगेगी, इस पे भी पीछे लगेगी, है कि नहीं, और इस पे भी पीछे लगेगी। तो सूडो फोर्स देख लेते हैं कितनी लगेगी। इस मास m पे सूडो फोर्स पीछे कितनी लगेगी, वो जाएगी इसका मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, है कि नहीं। और उस पे अगर इस पे बात देखें, इस कैपिटल M पे, तो कैपिटल M पे आगे तो फोर्स F लग रही है, लेकिन पीछे सूडो फोर्स लगेगी, और वो कितनी लगेगी, वो लगेगी टोटल जो है वो वही कैपिटल M इंटू ACM। तो कैपिटल M इंटू ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो अब दोनों पे F नेट देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अगर फ्रेम में देखें तो सेंटर ऑफ मास को लग रहा होगा कि इस पे नेट फोर्स जो है वो MACM है, तो उसके हिसाब से, और इस पे नेट फोर्स जो है वो F माइनस MACM है, ठीक है। तो डिनोट कर लेते हैं ये कितनी कितनी आएगी। तो इस मास m पे उसको लग रहा होगा पीछे फोर्स लग रहा है MACM, ACM है F, तो ये हो जाएगा F m बाय m प्लस m, ठीक है। और इस पे जो है कैपिटल मास m पे उसको लग रहा होगा इधर जो फोर्स लग रहा है F नेट, हो जाएगा F माइनस m F m बाय m प्लस m। तो अगर यहाँ से देखें तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी m F बाय m प्लस m। तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट सिस्टम पे फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसके फ्रेम में उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, उसको अपना एक्सेलरेशन ज़ीरो दिखाई देगा। तो उस केस में जो है सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसको खुद ज़ीरो दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से नेट फोर्स जो है सिस्टम पे ज़ीरो होनी चाहिए, तभी उसको एक्सेलरेशन ज़ीरो दिखाई देगा, ओके। लेकिन अब जो है इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन देखते हैं। मान लेते हैं ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में कितना हो गया, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो x1 हो गया, इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 हो गया।
तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वो खुद रेस्ट पे है, तो जो है सेंटर ऑफ मास जो है डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। नंबर 2 जो है टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है। तो अगर टोटल एक्सटेंशन देखें तो टोटल एक्सटेंशन जो है वो सिंपली है x1 प्लस x2। तो अब मुझे x1 और x2 पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो कुछ जो है जितना भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनली एक्सटेंशन जब पूरा हो जाएगा तो ये रुक जाएंगे ना, तो ये भी रुक जाएगा, तो फाइनली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी इनकी वेलोसिटी, इनिशियल भी ज़ीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ज़ीरो होगा। सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितना भी ये वर्क डन करेंगे। तो ये कितना वर्क डन करेगा, तो फोर्स दोनों F है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा F m बाय m प्लस m इंटू x2, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है x1 है, तो उस केस में उसका जो वर्क डन होगा प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं, mf बाय m प्लस m स्मॉल m कैपिटल M इंटू x1 इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो है x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी मेरे ख्याल से, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 प्लस x2 जो है वो आ जाएगा x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 2fm बाय m प्लस m, ठीक है। तो यही जो है उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ओके, हाँ बस एक k जो है वो कांस्टेंट k यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सटेंशन है, ये प्रॉब्लम था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या गिवन है कि एक दो ब्लॉक सेम मास m के, ठीक है, स्प्रिंग से अटैच है, तो एक को दूसरे के जो है वो वर्टिकली रखा गया है ऐसे सिस्टम को, और ये नीचे जो है वो कॉन्टैक्ट बस रखा हुआ प्लेस्ड है, तो ये कॉन्टैक्ट लूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बताना ये है कि इस नेचुरल लेंथ से, जो कि ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग से, उससे इस सिस्टम को कितना इनिशियली कंप्रेस किया जाए, मतलब डेल्टा एल कितना होना चाहिए, ताकि जब रिलीज़ करें मास एम को रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग जो ऊपर फोर्स लगाएगा तो मास एम जो है वो ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ से जा सकता है कि नहीं। और उस केस में स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, तो इस नीचे वाले मास को, लोअर ब्लॉक को, उस पर वो किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर। जब एक्सटेंशन होगा तो इस लोअर ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगेगा, तो इस केस में ये जो है वो लिफ्ट अप भी कर सकता है। बताना है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम एक्सटेंशन जो है डेल्टा एल कितना होना चाहिए ताकि ये मास एम जो है ब्लॉक लिफ्ट कर जाए। ओके, तो कर लेते हैं। तो है क्या कि पहले तो मुझे ये बताना है कि इसमें एक्सटेंशन कितना होना चाहिए स्प्रिंग में ताकि ये मास जो है वो लिफ्ट कर जाए। तो अगर मान लेते हैं ये एक्सटेंशन x है, मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ है। ओके, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से मास m x जो है वो एक्सटेंड हो गया है, ये ब्लॉक मास m नीचे वाला, ठीक है। तो उस केस में ये नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस x ऊपर चला गया, ये थी नेचुरल लेंथ। तो उस केस में इस नीचे वाले ब्लॉक पे वो किधर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, ऊपर। कितना, kx है कि नहीं, मान लो कांस्टेंट k दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी mg। तो अगर kx जस्ट mg के इक्वल हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, है कि नहीं, या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो स्लाइटली, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि kx जस्ट mg के इक्वल या उससे जस्ट ज़्यादा सा, ठीक है ना, हो जाए, तो उस केस में ये कॉन्टैक्ट लूज़ कर जाएगा। तो इसका मतलब kx मिनिमम कितना होना चाहिए, तो x मिनिमम कितना होना चाहिए, x मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू, या kx मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू mg, तो x मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू mg बाई k। तो इतना एक्सटेंशन होना चाहिए कम से कम। ओके,
तो अपनी नेचुरल लेंथ से इतना ऊपर जाना चाहिए। ओके, ऑलरेडी था कितना अपनी लेंथ से नीचे, डेल्टा एल, तो अपनी नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल नीचे था। ओके, मुझे डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इनिशियली कंप्रेशन कितना था, डेल्टा एल, तो इसको मान लेते हैं हाइट रेफरेंस यहीं पे ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और तो ये 0 है जब मास m इस हाइट पे था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब जो डेल्टा एल प्लस एक्स हाइट ऊपर चला गया होगा, तो देख लेते हैं पहले स्प्रिंग की एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियली मास रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो 0 होगी दोनों पॉइंट पे। तो यहाँ पे रेस्ट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल 0 प्लस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी है। स्प्रिंग में देखें तो ये डेल्टा एल जो है उसका कंप्रेशन है नेचुरल लेंथ से, तो हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू, तो ये टोटल इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी, फाइनल देखें तो ये कितनी हाइट ऊपर चला गया, तो ये मास m है, डेल्टा एल प्लस एक्स ऊपर चला गया, तो एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगी एम जी एक्स प्लस डेल्टा एल, तो एक तो ये हो गया, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब देखो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो है वो mg/k हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है अगर x की वैल्यू आप mg/k पुट करो, तो देखो डेल्टा एल क्या आएगा, डेल्टा एल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3mg/k। ओके, अपनी नेचुरल लेंथ से जो है वो इतना कंप्रेस करने पे अगर हम उसको रिलीज़ कर देंगे तो वो नीचे वाला ब्लॉक जो है जस्ट लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है।